वेलकम टू डिस्कवर मूवीज। दोस्तों, हाल ही में द एजरियल नाम की एक अमेरिकन हॉरर सर्वाइवल फिल्म रिलीज हुई। कहानी जंगल में एजरियल नामी औरत के इर्द गिर्द घूमती है जो एक खतरनाक कर्ल से बचने की कोशिश कर रही है और दुनिया का अंत करीब है। फिल्म में बहुत कम डायलॉग्स का यूज हुआ है। जो लोग सर्वाइवल और थोड़ा बहुत हॉरर नेचुरल तरह के जॉनरा को पसंद करते हैं, ये फिल्म उन्हें जरूर पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब दुनिया का अंत करीब है। किसी तरह की कोई बुरी शक्ति या कोई बीमारी फैल गई थी, इससे काफी इंसान बदल गए। वो अधमरे थे, जले हुए शरीर और भयानक रूप। वो शिकार करते थे बचे हुए इंसानों का। फिल्म में हमें बड़े बड़े शहर तो नहीं दिखाए जाते कि वहाँ क्या हाल है, क्योंकि फिल्म की कहानी एक जंगल में घटी है और इस तबाही के बाद कुछ कल्ट बने। ऐसा ही एक कल्ट इस जंगल में रहता है। ये किसकी पूजा करते हैं या इनका किस पर विश्वास है, ये ज्यादा खुलकर तो नहीं बताया गया। मगर एक बात जो हैरान करने वाली थी वो ये कि इस कल्ट के सभी लोगों ने अपने वोकल कॉर्ड्स काट दिए थे। मतलब कोई भी बात या आवाज नहीं कर सकता था। इनका मानना था कि बातें करना एक पाप है और दुनिया का अंत भी इसीलिए होने वाला है क्योंकि इंसानों में बुराई बहुत ज्यादा थी और अपनी बातों से वो एक दूसरे को मैनिपुलेट करते रहते थे। अब इसी जंगल में वो अधमरे जले हुए लोग भी है जो यहाँ भटकते रहते हैं और अगर कोई जिंदा इंसान उन्हें मिला तो वो तुरंत उसका शिकार कर लेते थे। काफी बेरहमी से उसे मार कर खा जाते। मगर ये कल्ट वाले उन्हें मारने के बजाय उन्हें बलि चढ़ाया करते थे, शायद इसलिए ताकि वो उनके गांव में ना आए, उनको नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ तक काफी कुछ समझ आ गया। तो जैसे ही कहानी की शुरुआत होती है, हम मिलते हैं एक लड़की एजरेल से। ये भी उसी कल्ट की एक सदस्य थी क्योंकि ये बोल नहीं सकती थी। एजरेल कहानी की मुखिया किरदार है। ये वही एक्ट्रेस है जिसे आपने रेडी और नॉट फिल्म में देखा होगा। उस फिल्म में इसका कैरेक्टर काफी दमदार था और फिल्म को बहुत पसंद भी किया गया। बैक टू द स्टोरी। अब किसी कारण एजरेल और उसके बॉयफ्रेंड जिसका नाम कैनन था उस कल्ट से भाग आए। फिलहाल ये इस जंगल में थे और शायद इनका प्लान था यहाँ से निकलना। हम देखते हैं कि एजरियल कुछ बेरीज तोड़ रही थी और तभी उसे एहसास हुआ कि कैनन ने आग जलाई, इसलिए वो तुरंत उसके पास जाकर आग को कपड़े से बुझा देती है। उस पर गुस्सा भी करती है। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें सभी म्यूट है, इसलिए कोई भी बात नहीं करता। सिर्फ एक कैरेक्टर आएगा जो थोड़ी बहुत बात करेगा। खैर, कैनन माफी मांगता है, दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और एजरियल उसे अपनी तरफ से एक तोहफा देती है। मगर खुशी के ये लम्हे ज्यादा देर के लिए नहीं टिकते क्योंकि कल्ट वाले इन पर हमला कर देते हैं और दोनों को पकड़ लिया जाता है। कार की डिग्गी में बंद करके वो इन दोनों को कहीं ले जाने लगे। एजरियल निकलने की तो बहुत कोशिश करती है मगर ट्रंक को मजबूती से बंद किया गया था। ये दोनों ही गाड़ियां अलग अलग रास्ता लेती है। एजरियल को एक खास जगह लाया जाता है जहां पर कल्ट के मेंबर्स पहले से ही मौजूद थे। वहां सामने एक कुर्सी थी। असल में यहाँ पर एक रिचुअल, एक रस्म होने वाली थी जिसमें बलि चढ़ाई जाती किसी इंसान की, और इस समय तो एजरियल की ही बलि देने वाले थे ये लोग। कल्ट की लीडर्स में से जोसेफिन नाम की औरत भी थी। एजरियल अपने इमोशंस के जरिए समझाने और बेनती करने की बहुत कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे, मगर जोसेफिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लोग एजरियल को कुर्सी से बांध देते हैं और जोसेफिन उसका पैर जख्मी कर देती है ताकि खून की वजह से वो अधमरे आकर्षित हो। कल्ट के सभी लोग थोड़ा दूर दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये भी रिचुअल का एक हिस्सा था। तब तेज हवा चलती है जिसका मतलब कि वो शैतान हिंस और बढ़ रहे हैं। एजरियल बहुत कोशिश करती है खुद को छुड़ाने की, जिसमें वो सफल भी रही। वो अपना एक हाथ खोल देती है। कल्ट का एक मेंबर ये देख लेता है क्योंकि बाकी सब तो दूसरी तरफ देख रहे थे। वो एजरियल को फिर से बांधने आया मगर एजरियल अपने बचाव में लड़ती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। वो शैतान जो एजरियल को मारने आए थे वो उस कल्ट मेंबर को मार देते हैं। एजरियल को मौका और समय मिल जाता है, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग निकली। कल्ट वालों को जब तक पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एजरियल भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंची जहां वो अपने जख्म को साफ करती है। वो चाहती तो अकेली यहाँ से निकल सकती थी मगर उसे अपने बॉयफ्रेंड कैनन का ख्याल आता है। वो वहीं बैठी ये सोच रही थी कि तभी एक अधमरा उसके खून को सूंघते हुए वहां तक पहुंचा। खैर, एजरियल ने अपने जख्म पर कुछ जड़ी बूटियां लगा दी थी तो वो तुरंत एक गुफा में छुप गई जहां वो अधमरा उसे ढूंढ नहीं पाता। चलते चलते उसे एक रास्ता मिला जिस पर गाड़ी के टायर्स के निशान थे। उसका पीछा करते हुए वो एक गांव में पहुंचती है।
असल में वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाना चाह रही थी। हिम्मत करके वो उस जगह में घुस गए। चारों ओर फैंस लगाए गए थे और कल्ट वाले भी हर जगह मौजूद थे। उसे छुप कर उसे ये सब करना था। खैर वहां उसकी नजर पड़ी उस तोहफे पर जो उसने कैनन को दिया था। अब उसे बुरे ख्याल आने लगे कि उसके साथ क्या हुआ होगा। यहीं पर एक चर्च भी था जिसमें गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। यहाँ पर हम इनकी असली लीडर को भी देख पाते हैं जिसका नाम है मरियम और वो प्रेग्नेंट भी है। उस समय इजराइल एक घर के नीचे छुपी थी। मरियम को पता चला कि जोसेफीन रिचुअल में असफल रही तो गुस्से में आकर वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। ये लोग जिसकी पूजा करते थे ये बलि उसके लिए बहुत जरूरी थी। खैर इजराइल अभी भी वहां छुपी थी मगर जोसेफीन को पता चल गया इसलिए वो उसे पकड़ने गई मगर इजराइल खुद को बचा लेती है। उसका एक हाथ भी जख्मी हुआ। जोसेफीन पूरे गांव को खबरदार करती है इसलिए अब हर कोई इजराइल को ढूंढने लगा। इजराइल जैसे तैसे करके फेंस में अपना पैर जख्मी करके वहां से निकल जाती है और जंगल में भागने लगी। यहाँ तक कि उस पर गोली भी चलाई गई मगर निशाना चूक गया। शाम तक वो बस भागती ही रही। उसके हाथ से खून बह रहा था जिसे वो अधमरे सूंघ कर उसका पीछा करने लगे थे। फिर इजराइल सड़क तक पहुंच गई जहां खुशकिस्मती से गाड़ी वाले ने उसे देखा। ये कल्ट का कोई मेंबर नहीं था, ये बोल सकता था। इजराइल भी हैरान थी मगर वो आदमी अच्छा इंसान था। वो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। इजराइल चूंकि बात नहीं कर सकती थी इसलिए इशारे में वो उसे कहती है कि जल्दी निकलो यहाँ से। वो आदमी समझ जाता है। वो ड्राइव करने लगा। इजराइल उसे अपने गले का निशान दिखाकर समझाने की कोशिश करती है कि वो बोल नहीं सकती। फिर उसका जख्मी हाथ देकर वो उसे साफ कपड़ा देकर कहता है कि अपने जख्म को बांध दो। फिर वो उससे खाने के बारे में पूछता है कि उसने कुछ खाया। फिर इजराइल को लग रहा था कि शायद वो बच जाए और इस मनहूस जगह से भी निकल जाए। रास्ते में वो आदमी म्यूजिक लगाता है जो इजराइल को बहुत अच्छा लगा मगर बदकिस्मती से एक गोली चलती है जो सीधा उस आदमी के सर में लगी। असल में गोली चलाई थी एक कल्ट मेंबर ने जिसने इन्हें ढूंढ लिया। गाड़ी बेकाबू हो गई। वो आदमी जिसने गोली चलाई थी वो खुद को बचा नहीं पाता और गाड़ी उसे उड़ा देती है। इजराइल भी कुछ नहीं कर पा रही जिससे गाड़ी क्रैश हो गई। वो आदमी मारा गया जिसने मदद की थी और इजराइल भी जख्मी हुई थी। वो बाहर आई तो वो कातिल अब भी जिंदा था। वो इजराइल को मारने लगा तो वो अपने बचाव में लड़ती है और जब बंदूक उसके हाथ आई तो वो उसे भी मार देती है। अब उसके पास हथियार था इसलिए वो जंगल में आगे बढ़ रही थी। तब उसे अपना बॉयफ्रेंड कैनन नजर आया जिसे एक पेड़ से बांधा गया था। वो जख्मी था। इजराइल उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि वो इशारा करता है कि मत आओ क्योंकि वहां जाल बिछाया गया था और इजराइल उसमें आसानी से फंस जाती है। वो पेड़ से लटक गई। तब एक कल्ट मेंबर सामने आया। अब इससे पहले कि वो इजराइल को ले जाता वो अधमरे वहां पहुंच गए क्योंकि इजराइल जख्मी थी और खून सूंघ कर वो यहाँ तक आ गए। वो उस कल्ट मेंबर को भी मार देते हैं और कैनन को भी। इजराइल बड़ी मुश्किल से पेड़ पर खुद को पहुंचा देती है मगर एक अधमरा वहां भी पहुंच गया। मौका मिलते ही इजराइल रस्सी उसके गले में डाल देती है और खुद नीचे कूद जाती है जिससे वो खुद तो बच गई मगर बाकी सब ना बच सके। कैनन की मौत के बाद इजराइल का गुस्सा और बढ़ गया। वो थोड़ा और आगे आई तो वो उसी गांव में पहुंची। रात का समय था इसलिए वो चुपके से चर्च में दाखिल हुई। सामने ही मरियम खड़ी थी। इजराइल उसे मारना चाहती थी मगर मरियम अपना पेट दिखाती है कि वो प्रेग्नेंट है। इजराइल को जैसे ही उस पर दया आ जाती है मरियम मौका पाकर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है मगर बेहोश होते समय इजराइल ने मरियम के पेट को थोड़ा जख्मी कर दिया जिससे कुछ खून उसके हाथों पर लगा। कल्ट मेंबर इस बार इजराइल को एक ताबूत में रखकर जमीन में दफना देते हैं। जब उसे होश आया तो असल में ये ताबूत एक टनल से जुड़ा था। वहाँ एक लैंप भी रखा गया था। लैंप लिए इजराइल जैसे ही आगे बढ़ने लगी उसे एक आवाज सुनाई दी। असल में वो जले अधमरे टनल में मौजूद थे। यहाँ से निकलना उसके लिए मुश्किल था इसलिए इजराइल वहीं रुकती है। वो अधमरा उसके करीब आया मगर वो उसे कुछ करता नहीं क्योंकि जो खून उसने सूंघा असल में वो मरियम का था इसलिए वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और वहां से चला जाता है। अब ऐसा क्यों है ये अंत में पता चलेगा। बाकी कल्ट वालों को तो पूरा भरोसा था कि वो मर चुकी होगी और उनका रिचुअल पूरा हो गया मगर कुछ देर बाद इजराइल एक टनल से बाहर आती है और इस बार वो सबसे बदला लेने वाली थी। पहले वो गांव में आग लगा देती है। लोग आग बुझाने में लग गए तो मौका देकर इजराइल एक एक को मारने लगी। वो जोसेफीन को भी पेट में गोली मार देती है ताकि वो धीमी मौत मरे। फिर इजराइल चर्च में गई जहां वो तुरंत ही मरियम पर हमला करके उसके गले को काट देती है। मरियम भी कुछ कम शक्तिशाली नहीं थी। वो इजराइल को मार ही दी थी मगर तभी उसका बच्चा इस दुनिया में आने लगा।
इसलिए वो रुक जाती है। इजराइल उसे हैरानी से देख रही थी, तभी गोली चलती है क्योंकि जोसेफिन अब भी जिंदा थी। इजराइल जल्दी से एक बेंच के पीछे छुप गए। अब मरियम बच्चे को जन्म दे रही थी और इजराइल जोसेफिन से लड़ रही थी। गोली लगने के बावजूद ये औरत आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। खैर, दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई हुई और अंत में इजराइल ने उसे मार दिया। तब तक मरियम ने बच्चे को जन्म दे दिया था, मगर वो घबराई हुई बाहर निकलती है और खुद ही अपने गले को काट देती है क्योंकि उसने इंसान को जन्म नहीं दिया था। इजराइल अंदर जाती है, उस बच्चे को गोद में उठाती है। तब तक वो अधमरे जले हुए लोग चर्च में जमा होने लगे, पर किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि उस बच्चे की पूजा करने के लिए, क्योंकि ये अधमरे एक तरह से उसके गुलाम थे। इजराइल कपड़ा हटाती है तो पता चलता है कि वो कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि एंटी क्राइस्ट है। सभी शैतान उसके सामने खड़े थे और इजराइल को एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, इतनी बड़ी शक्ति को अपने गोद में लिए हुए। और यहीं पर दोस्तों फिल्म इजराइल का अंत होता है। फिल्म में काफी बातें खुलकर नहीं बताई गई, ज्यादातर फोकस एक्शन और सर्वाइवल पर ही किया गया है। दुनिया के अंत को दिखाया गया है एक धार्मिक रूप से। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं किसी और कहानी में।